बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म है कि इस वक्त फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीमें डिसाइड हो चुकी हैं। अर्जेंटाइन अपने टाइटल का दिफा करेगा और साथ साथ उसका मुकाबला फाइनल में अब स्पेन के साथ होगा। फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से हम स्पेशल ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं और साथ साथ आप देख भी रहे हैं कि लियारी से हम स्पेशल शोज आपके लिए तरतीब भी दे रहे हैं। और जिस तरीके से आप उन शोज को पसंद कर रहे हैं, जिस तरह आपने आमिर खान के साथ जो हमारा पूरा शो हुआ था, जो इंटरनेशनल बॉक्सर है, जिस तरह आपने पजीराई दी, उसके लिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। और आज भी हम बात करेंगे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से, क्योंकि अर्जेंटाइन की टीम क्या अपने टाइटल का दिफा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। क्योंकि अब तक सिर्फ दो ही ऐसी टीमें हैं कि जिन्होंने अपने टाइटल का दिफा किया। 1934 में इटली ने फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल अपने नाम किया, 1938 में उन्होंने अपने टाइटल का दिफा किया, फिर उसके बाद 1958 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप ब्राजील ने जीता और फिर उसके बाद अगले एडिशन में वो दिफा करने में कामयाब हुई। लेकिन उसके बाद से अब तक 1962 के बाद से अब तक कोई भी ऐसी टीम नहीं है कि जिसने अपने टाइटल का कामयाबी के साथ दिफा किया हो। क्या अब मैसी के जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी तैसी कर दी थी, क्या उनकी टीम जो है फाइनल का अपना जादू जगा सकेगी, क्या टाइटल का दिफा कर सकेगी या नहीं? आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन साथ साथ आपको मालूम है कि जी टीवी एक इदारा नहीं, जी टीवी एक चैनल नहीं, जी टीवी एक इंस्टीट्यूशन नहीं, जी टीवी एक फैमिली है और हम अपने फैमिली मेंबर्स की खुशियों को भी सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे। और उनके जो खुदा ना करे कभी कोई ऐसी बात हो जाती है तो उसका भी जी स्पोर्ट्स वाहिद और लाजमी वो शो होता है जिसमें उनका तस्करा होता है। आज हमारी को एंकर सना करीम अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रही हैं। मेरी जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से सना करीम को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। अक्सर आप उनकी आवाज़ जो है हमारी टॉप स्टोरीज में भी सुनते रहते हैं। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आपको फुटबॉल के पैकेज के हवाले से। आइए देखते हैं फुटबॉल पैकेज। जी नाज़रीन, आपने पैकेज देखा फुटबॉल के हवाले से कि जहाँ पे अर्जेंटाइन की टीम फाइनल में पहुँचने में कामयाब हुई और आखिरी जो है लम्हों में जो है वो 2 गोल स्कोर किया और फाइनल की बाजी को पलट दिया अर्जेंटाइन ने, कि जहाँ पे उसका फाइनल में मुकाबला स्पेन के साथ होगा। और इस तरह हमने पहले भी कहा कि टाइटल का क्या अर्जेंटाइन की टीम दिफा कर सकेगी या नहीं। आज के शो में ना सिर्फ हम बात करेंगे फुटबॉल के हवाले से, बल्कि साथ साथ क्रिकेट को भी डिस्कस करेंगे। फुटबॉल के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनका पाकिस्तान की फुटबॉल पे बढ़िया गहरा असर भी है, क्वालिफाइड कोच भी हैं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ फुटबॉल टीम्स को भी उन्होंने कोच किया, नेशनल बैंक की जानिब से भी खेलते रहे। और पाकिस्तान में जब जब फुटबॉल का तस्करा हुआ, इनके तस्करे के बगैर पाकिस्तान की डोमेस्टिक फुटबॉल खास तौर से जो है वो मुकम्मल नहीं होगी। नासिर इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुशामदेद कहते हैं। इसके साथ साथ जनाब आज हम चूंकि क्रिकेट पर भी बात करेंगे तो हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने ना सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली बल्कि बतौर मैच रेफरी उन्होंने 22 साल इस दश्त की सयाही में गुजारे और बड़ी कामयाबी के साथ अपना सफर मुकम्मल किया। और यही नहीं बल्कि इन्होंने पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेटर की बुनियाद भी रखी और आज पाकिस्तान डिसेबल का पौधा जो है वो एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अमीरुद्दीन अंसारी साहब आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, रिकॉर्ड साज प्लेयर। और जिस मैच में जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का वो मैच जिसमें लोएस्ट स्कोर हुआ था, 20 रन स्कोर किए थे नेशनल बैंक की टीम ने, वहां पे इन्होंने इनिंग का आगाज करते हुए पाकिस्तान कस्टम्स की जानिब से 130 रन की इनिंग खेली थी। तो अमीरुद्दीन साहब को भी शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीरुद्दीन अंसारी साहब। वालेकुम सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। जब भी आपको मौका लगता है आप नेशनल बैंक की 20 रन की ऑल आउट इनिंग जो जरूर डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बिल्कुल सही है जनाब, और चूंकि आपकी इनिंग डिजर्व भी करती थी। नासिर इस्माइल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर इस्माइल साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑलराइट, नेशनल बैंक का जिक्र करना इसीलिए जरूरी था कि फुटबॉल का एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है। एक तवील अरसे तक नेशनल बैंक को आपने रिप्रेजेंट किया। नासिर भाई, ये जो अब अर्जेंटाइन जिस तरह से खेला है, जिस तरह से स्पेन ने फ्रांस को शिकस्त दी है, ये रिजल्ट क्या एक्सपेक्टेड थे आपको कि इस तरह के रिजल्ट सामने आएंगे, या आपको लगता है कि इंग्लैंड ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसके आखिरी लम्हात में गोल हो गए? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो आपको भी अस्सलाम वालेकुम और अमीरुद्दीन भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, आपने कहा ना कि अर्जेंटीना खेली, अर्जेंटीना इस वर्ल्ड कप में खेल नहीं रही, उसको खिलाया जा रहा है। ठीक है, और ये हिस्ट्री की पहली वर्ल्ड कप है, खास तौर पे वीएआर के हवाले से मैं बात करूंगा कि सिर्फ अर्जेंटीना एक वाहिद टीम है पूरे वर्ल्ड कप में जिसके खिलाफ एक भी वीएआर रिव्यू अभी तक नहीं हुआ है। सिंगल वीएआर उनके खिलाफ नहीं हुआ है। इतनी वो टीम एग्रेसिव खेल रही है, फाउल भी कर रही है, ऑफसाइड भी उसके बन रहे हैं, समझे ना, और उसके बावजूद रेफरीज जो है उसके खिलाफ एक वीआर नहीं ले रहे।
इधर अमेरिका का प्रेसिडेंट फोन करता है, एक रूल्स की वायलेशन होती है, रेड कार्ड वापस ले लिया जाता है। तो ये वर्ल्ड कप एक मजाक बन चुका है टेक्निकल रूल्स की वायलेशन के हवाले से। और ये जो अर्जेंटाइन का, मैं भी बहुत बड़ा फैन था और अर्जेंटाइन को हमेशा से मैंने सपोर्ट किया बिकॉज ऑफ मैराडोना, मेसी एंड उनकी जो एक प्लेइंग स्टाइल है। लेकिन मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से रीजन सर क्या समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक आम आदमी ये बात कर रहा है कि फीफा को जो एब्रीविएशन है फिक्स इट फॉर अर्जेंटाइन, एक आम आदमी ये बात कर रहा है, मिस्र के कुछ प्लेयर ने भी इस तरह की बात की। लेकिन जब आप जैसे कदावर शख्सियत ये बात कर रही है तो देयर वर सम सर्टेन रीजन बिहाइंड दिस। रीजन क्या है इसका? बिल्कुल रीजन देखें, बात यह है कि इस अमेरिका में वर्ल्ड कप के हवाले से जितनी कंट्रोवर्सी, जितना टीमों को परेशानी, जितना स्पेशली देखें ना, सबसे पहले फीफा कहता है से नो टू रेसिज्म, यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर वो सबसे ज्यादा इसके ऊपर होता है। और जिस तरीके से बिहेव किया गया यहाँ पे खासतौर में मुस्लिम कंट्रीज के साथ, उनकी चेकिंग, एक तरफ अर्जेंटीना इजिप्ट का मैच होता है, अर्जेंटीना की जो शर्ट पहने हुए फैंस है वो डायरेक्ट चले जाते हैं, कोई इनकी चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और एक तरफ जो है वो इजिप्ट के जितने भी फैंस आते हैं उनको रोक के सर्च किया जाता है, उनको रोका जाता है, उनको इंसल्ट की जाती है। तो आप क्या समझते हैं इसको वर्ल्ड कप कहते हैं? ये वर्ल्ड कप नहीं था, ये पूरा पॉलिटिसाइज हो चुका है ये वर्ल्ड कप। और ये नजर आ गया कि किस तरीके से जो है वो फीफा फेल हुई है इस वर्ल्ड कप के अंदर। और आप देख लीजिएगा, ये आप याद रखिएगा, दिस इज द लास्ट वर्ल्ड कप ऑफ द इन्फेंटिनो। इन्फेंटिनो इसके बाद फीफा के प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, चाहे वो 64 टीमें कर दें या 70 टीमें कर दें। ठीक है, अमीरुद्दीन अंसारी साहब से ये पूछना है अमीर भाई, वैसे तो आप क्रिकेट से आपका ताल्लुक है, लेकिन फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। और मैच से पहले जब प्लेयर जो है अपने आप को जो वो एनर्जाइज कर रहे होते हैं, जब वार्म अप कर रहे होते हैं, फुटबॉल लाजमी खेल रहे होते हैं। आपकी फेवरेट टीम क्या अर्जेंटाइन है, या आप भी ये समझते हैं इस तरह नासिर इस्माइल साहब ये बात कर रहे हैं कि अर्जेंटाइन को इस वर्ल्ड कप में फेवर दिया जा रहा है? अली भाई, सबसे पहली बात तो ये फुटबॉल जो है ना, हमारी वो नज़र हो गई है कि इलेक्ट्रिक की नज़र हो गई है। अब पिछले साल तक हमारे ऐसे इश्यूज नहीं थे इलेक्ट्रिसिटी के। जिस वक्त मैच आ रहा होता है उस वक्त लाइट ही नहीं होती है। तो जो वो शौक था ना, वो इलेक्ट्रिक की नज़र हो गया। थोड़ी सी बात हट करके है, मगर ये सच है। अच्छा, जो अर्जेंटाइन की टीम, डेफिनेटली हम तो इतने फॉलोअर नहीं है, मगर हमेशा से हम या तो रोनाल्डो को देखते हैं या मेसी को देखते हैं। तो वो डेफिनेटली मेसी खेलता है, इतनी नुआव नहीं है, बट वो फेमिलियर और पॉपुलर प्लेयर है दुनिया के। तो उनकी वजह से अर्जेंटाइन जो है वो हमारी आपकी फेवरेट टीम है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, जो स्पेन का और फ्रांस का मैच हुआ था, उसमें कहां पे आपको लगा, अगर मैं आपका एक्सपीरियंस शेयर करूं, कहां पे आपको लगा कि फ्रांस ने मोमेंटम खोया? क्योंकि उस मैच में फ्रांस कहीं दूर दूर तक नजर भी नहीं आई कि वो स्पेन के मद्दे मुकाबिल टीम है। भाई, पहले मिनट से ही फ्रांस जो है वो बैकफुट पे लगा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टार्ट। जब स्पेन ने स्टार्ट किया है तो उन्होंने हाई प्रेसिंग नहीं की, ठीक है ना। जब टीम एग्रेसिव खेलती है ना तो वो हमेशा हाई प्रेसिंग की तरफ जाती है। जब आप हाई प्रेसिंग की तरफ जाते हैं ना तो आप विद इन 15 to 20 सेकंड्स के अंदर अंदर बॉल को आप स्नैच कर लेते हैं और उस बॉल को काउंटर अटैक करते हैं। जब मैच शुरू हुआ था और उसके बाद जितने रॉन्ग पासेस फ्रांस के इस मैच के अंदर हुए हैं, उनके प्रीवियस किसी भी मैच में नहीं हुए। एम्बापे अपना इतना सा इम्पैक्ट नहीं डाल सके, डेम्बेले थे वो इतना सा इम्पैक्ट नहीं डाल सके। तो फुल अंडर प्रेशर नजर आई मुझे थ्रू आउट द 90 मिनट्स फ्रांस की टीम। और देखे ना, यहाँ पे यंग प्लेयरों का एक ब्रांड है ना, एवरेज एज उनकी 26 साल उनकी एज है स्पेन की टीम की। और टेक्निकली वो इतने साउंड थे और पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने ऐसा मैच नहीं खेला स्पेन ने जैसा उन्होंने फ्रांस के आगे खेला। और निहायत ही शानदार टेक्निकलिटीज थी उनकी, टैक्टिकली भी स्ट्रॉन्ग थे, डिफेंस उनकी बड़ी, बॉल स्लैशिंग के अंदर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बॉल को स्लैश किया, क्लीन विदाउट फाउल उन्होंने फुटबॉल खेला। और मैं समझता हूं कि ये वर्ल्ड कप का बेस्ट मैच था जो मैंने फ्रांस और अच्छा नासिर भाई, मुझे ब्रेक पैदा, लेकिन कुछ पेनल्टी शूटआउट की तरह तेज तेज जल्दी जल्दी आपसे रिस्पांस चाहिए मुझे। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि एम्बापे पे जो इतना कॉन्सेंट्रेट किया गया वो फ्रांस को ले डूबा, क्योंकि एक ही प्लेयर पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन थी? देखिए, टीम वर्क था, वो भी खेल रहे थे, लेकिन जो कोई स्टार प्लेयर होता है ना उसको हमेशा से एक प्लेयर नहीं 2 प्लेयर मार्क करते हैं। और उसको यहाँ पे परमानेंट मार्क किया गया, उसको एग्जीक्यूट नहीं करने दिया गया। और यही चीज जो है मेसी के साथ नहीं हुई। मेसी को बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ा इंग्लैंड ने पूरे तरीके से। अब मेसी जैसे प्लेयर को अगर आप फ्री दे छोड़ेंगे और उसको बिल्कुल स्पेस देंगे खेलने के लिए, तो इतना क्विक फुटेड है और इतना अच्छा वो असिस्ट करता है और इतने अच्छे गोल करता है, समझे ना। डिस्पाइट ऑफ के जो कुछ भी डिसीजन हो रहे हैं रेफरी के,
लेकिन मैसी एक लेजेंड है और मैसी अच्छा एक मैसी, ऐसा अच्छा स्टार है। एक और भी अब डिबेट शुरू हो चुकी है, मैसी इज बेटर प्लेयर फॉर अर्जेंटाइन, और आप समझते हैं कि मैराडोना ज्यादा बेहतर प्लेयर था जो अर्जेंटाइन के लिए खेला? देखिए ये बात होती है जो प्रीवियस फुटबॉल थी उसके हिसाब से मैराडोना बेस्ट है, लेकिन इस वक्त जो फुटबॉल खेली जा रही है ये फुटबॉल टोटली डिपेंड कर रही है टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है ना, प्लेयर को बहुत एडवांटेजेस इसके अंदर है, प्रीवियस एडवांटेजेस नहीं थे। जो वर्ल्ड कप जीता था मैराडोना ने, जो हाथ से गोल किया था, वो देखे अगर टेक्नोलॉजी होती तो वो वीआर पे जाता और वो गोल ना होता और वो वर्ल्ड कप भी अर्जेंटाइन ना जीतता। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा, जो रूल्स के अंदर एमिटमेंट हुई है टाइमिंग के हिसाब से, कि आपने बॉल को किक गोलकीपर ने 6 सेकंड के अंदर 8 सेकंड में करना है, जो थ्रो इन है वो आपने 5 सेकंड में करनी है, जो सब्स्टिट्यूशन है वो 8 सेकंड में करनी है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया और फुटबॉल इतना फास्ट हो गया जिसकी वजह से दो हाइड्रेशन जो है वो ब्रेक दिए जा रहे हैं ताकि प्लेयरों की जाके वो हाइड्रेट हो दोबारा और वो जाके दोबारा से रिकवर और दोबारा से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर। तो मैं समझूंगा बेहतर प्लेयर कौन है? बेहतर प्लेयर मैसी है सर, डेफिनेटली मैसी बेहतर। आखिरी मेरा सवाल है, रोनाल्डो का आपको लगता है आखिरी वर्ल्ड कप था ये? रोनाल्डो का फ्यूचर क्या देख रहे हैं हम? नहीं, अभी तक ना मैसी ने रिटायरमेंट अनाउंस की है ना रोनाल्डो ने की, क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि वो शायद एक चांस और ले, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप 3 मुल्कों में है, मोरक्को, पोर्चुगल एंड स्पेन। ठीक है। तो मैसी देखिए ना, रोनाल्डो एक कैरेक्टर वाला प्लेयर है। एक तो वो जो चीजें जो है प्लेयरों को अवॉइड करनी चाहिए, सही। खास तौर पे जो अल्कोहल के हिसाब से, फूड के हिसाब से, फिर टैटू बनवाने ठीक के है, हिसाब एक से। वर्ल्ड कप और खेला वो है। एक और दूसरा फुटबॉल से आपका ताल्लुक है, जो लियारी से जी स्पोर्ट्स की टीम कवर कर रही है, लियारी के इवेंट को, फुटबॉल को इतना प्रमोट कर रहे हैं जी स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से, इस पे क्या कहेंगे? सर जी स्पोर्ट्स तो देखे ना हमेशा से ही स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है। आप माशाल्लाह जिस एनर्जी के साथ तमाम शोबों में काम करते हैं, आपका चैनल काम करता है, तो वो रिमार्केबल है और वो किसी तारीफ के मुहताज नहीं है, और आपकी कोशिशें जो है वो फुटबॉल के अंदर हमेशा याद रखी जाएगी। थैंक यू सो मच नासिर भाई, बहुत बड़ा नाम है फुटबॉल का, और हम अपने को बड़ा ब्लेस फील करते हैं जब इस्माइल साहब हमारे शो का हिस्सा होते हैं। ये तो जनाब हमने फुटबॉल के हवाले से गुफ्तगू की, आगे अब बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। अमीरुद्दीन अंसारी साहब हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, और इसके अलावा एक और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हमें ज्वाइन करेंगे बज़रिया वीडियो लिंक। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले फुटबॉल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे नासिर इस्माइल साहब, अमीरुद्दीन अंसारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, लेकिन हमें इस वक्त ज्वाइन किया है बजरिया टेलीफोन कॉल इमरान यूसुफ जई साहब ने, हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट हैं पेशावर से। ना सिर्फ पॉलिटिकल बीट्स इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, पॉलिटिकल न्यूज़ पर इनकी बड़ी गहरी निगाह होती है, उनके साथ साथ स्पोर्ट्स को भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कवर करते हैं। फुटबॉल में बात करेंगे इमरान यूसुफ जई साहब से। इमरान भाई ये बताएं कि किस तरह ये वर्ल्ड कप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं इंग्लैंड को, बहुत सारे लोग इजिप्ट की वजह से अर्जेंटाइन को भी जो है वो थोड़ा सा इतना रेट नहीं कर रहे थे। आपके ख्याल में दोनों डिजर्विंग टीमें पहुंची हैं फाइनल में? देखिए अली भाई, फीफा वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ है मेरा ये ख्याल है कि फ्रांस और स्पेन का जो मैच था वो थोड़ा सा अपसेट था। मेरा ये ख्याल है कि उसमें फ्रांस से बड़ी अच्छी तगड़ी टीम है और स्पेन ने लेकिन बड़ा ज़बरदस्त उसमें मैच खेला और उसमें कामयाबी हासिल की। लेकिन ये कल वाला जो मैच था ये तो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसलिए कि अर्जेंटीना एक बड़ी बेहतरीन टीम है। और फिर सबसे बड़ा कमाल ये अर्जेंटीना का, हमेशा से आप देखें पिछले इस टूर्नामेंट में भी ये तीसरा मैच है कि उन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर गोल किया है। यानी 84 मिनट में इंग्लैंड की बढ़तरी थी एक गोल के साथ और फिर आखिरी 7 मिनट में उन्होंने 2 गोल किए हैं। और ये देखिए आप मिस्र के खिलाफ भी यही सूरत हाल थी, तकरीबन 79 मिनट तक जो है वो 2 गोल की बढ़तरी थी मिस्र की, और फिर अचानक से अगले 11 मिनट के अंदर उन्होंने 3 गोल कर दिए। तो मेरा ये ख्याल है कि अर्जेंटीना वाकई एक बड़ी बेहतरीन टीम है। फिर थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि एक्स्ट्रा उनको थोड़ी सी फेवर भी मिल रही है, अगर मिल रही है या नहीं मिल रही, लेकिन जो सूरत हाल लग रही है या जो अच्छा आपने फेवर की बात की है, लग रहा है कि शायद मिल रही है। आपने फेवर की बात की तो क्रिकेट में भी कुछ टीमों को फेवर मिल रही है, और जनाब अब आईसीसी ने फैसला कर लिया है कि अगले जो आईसीसी वर्ल्ड कप होगा उसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक इजाफी मैच खेला जाएगा। अमीरुद्दीन अंसारी साहब, आप चूंकि 22 साल आप मैच रेफरी भी रहे हैं, आपने हालात भी देखे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर के दरमियान जो है वो इंडियन प्लेयर हाथ भी नहीं मिलाते हैं, और उस सूरत में आईसीसी से ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कराना चाहता है, तो आईसीसी ने पैसा बनाने की दुकान समझ लिया इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को? जी बिल्कुल अली, ऐसा ही है, कमर्शियल वैल्यूज़ है। इंडिया पाकिस्तान के मैच के जितने जो भी उसका कमर्शियल वैल्यू है वो किसी भी मैच का नहीं है।
पूरी दुनिया में। और आप उठा कर देखने पिछले जितने भी इवेंट्स हुए आईसीसी के, उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच ज़रूर रखा जाता है, एक ही ग्रुप में रखा जाता है ताकि वो दोबारा सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल या फाइनल में टकराए। तो ये तो डेफिनेटली बात है, पूरी दुनिया का इंटरेस्ट इसके ऊपर ही है। और खासतौर से जिस तरीके से व्यूअरशिप इंडिया से आती है, आपको पता है कितना बड़ा मुल्क है, कितने लोग वहाँ रहते हैं, उसकी वजह से डेफिनेटली वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस कराना चाहते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि आपने खुद भी बहुत सारे ऐसे मैचेस कवर किए होंगे जब दो टीमों के दरमियान राइवलरी होती होगी, तो क्या इंटेंसिटी उस मैच की वैसी ही रहती है जिस तरह एक ऐसे मैच की रहती है इसमें कि जेंटलमैन गेम रहता है? अली मैंने पिछला जो मैच देखा था ना, चैंपियंस एशिया कप के मैचेस हुए थे, लकीली मुझे 2 मैच देखने का मौका मिला वहाँ शारजा में ना, सॉरी दुबई में। तो उसमें एक इंडिया श्रीलंका मैच मैंने देखा था, एक पाकिस्तान और इंडिया मैच देखा था जो लगातार मैच चल रहे थे। तो बज़ाहिर तो उस मैच की वो वैल्यू नहीं रही जब कंटिन्यू आपने लगातार 3 मैच खेले, और लोगों के पास अब जो खासतौर से पाकिस्तान में जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है वो बड़ी बेस करती है। जब तक आप इंडिया को हराएंगे नहीं आईसीसी इवेंट के अंदर, हमारे यहाँ वो दम नहीं पैदा होता जिससे लोगों में इंटरेस्ट बढ़े। अब चूंकि अगर उससे पहले देख रहे हैं आईसीसी इवेंट के पहले पाकिस्तान इंडिया को आराम से हराता था, मगर अब पता नहीं क्या हो गया हमारी टीम को। जब जैसे मैच, कुछ मैच तो ऐसे जो पाकिस्तान जीत सकता था, अगर पाकिस्तान टीम इंडिया के खिलाफ बिल्कुल आउट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी अहमियत भी कम हो रही है और कमर्शियल वैल्यूज भी कम हो रही है। इमरान यूसुफ साहब, जो अभी अमीरुद्दीन अंसारी साहब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, और इस तनाजुर में अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर तवातुर के साथ मैचेस होते रहें, तो आपको लगता है कि किसी से भी हार जाओ, इंडिया से हारने का एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आता है? आईसीसी को तो फायदा हो सकता है, पाकिस्तानी क्रिकेट इससे और नीचे चली जाएगी। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल अंसारी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं। देखिए, ये दोनों टीमें ऐसी हैं कि न सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट, बल्कि मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के जो शायकीन क्रिकेट है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच देखना चाहते हैं। ये बहुत जबरदस्त किस्म की राइवलरी है और आज से नहीं है, कई दहाइयों से चल रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें आईसीसी को तो फायदा होगा। पाकिस्तान जो मुसलसल हार रहा है, और खासतौर पर बड़े इवेंट्स में या उसमें वर्ल्ड कप में हम देखते हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तान के जो टीम को शिकस्त होती है, उस शिकस्त के असरात हमें काफी अरसे बाद तक भी भुगतने पड़ते हैं और देखने में आते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आईसीसी को थोड़ा सा इन सारी चीजों से हटकर ये भी सोचने की जरूरत है कि इन दोनों टीमों को आप ज्यादा से ज्यादा मैचेस जरूर खिलवाएं। लोग देखना चाहते हैं, शायकीन देखना चाहते हैं, लेकिन ये जो सूरत हाल चली जिसका आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि वो हाथ तक मिलाना नहीं चाहते, तो इन चीजों को भी देखने की जरूरत है। आईसीसी सिर्फ इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बन के उसको इस सारी चीजों को देखना होगा, और जो जेंटलमैन गेम है उसको मेरे ख्याल से जेंटलमैन गेम ही रहने दिया जाए। बाकी मैचेस ज्यादा होंगे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, ये बड़ी अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि सीरीज भी हो, बामी सीरीज भी होगा, इंडिया में नहीं हो सकती, पाकिस्तान में नहीं हो सकती, किसी न्यूट्रल वेन्यू में कर लें, आप इंग्लैंड में कर लें, ऑस्ट्रेलिया को मेजबानी करवा दें, किसी और यूएई में करवा लें, तो वहां पर करवा लें, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के दरमियान सीरीज भी होनी चाहिए। आप देखें 2008 के बाद से दोनों टीमों के दरमियान कोई बाहमी सीरीज नहीं हुई है। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा इमरान यूसुफ साहब, वक्त कमी क्योंकि बहुत सारे सवाल आप लोगों के साथ करने हैं। अभी हमने देखा कि आयरलैंड में इंडिया को 2 मैचेस की जो सीरीज थी, अमीरुद्दीन अंसारी साहब वहां पे शिकस्त हुई, फिर टी20 सीरीज जो है इंडिया की टीम हार गई। इस वक्त इंडिया और गौतम गंभीर कितना इस वक्त जो है वो डीप वाटर में, क्या आपको लगता है कि गौतम गंभीर की जो पॉलिसीज हैं इंडिया की क्रिकेट को थोड़ा डैमेज भी कर रही हैं? डैमेज के अलावा मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की जो टीम है वो इतनी जूमर है, जब पिछले कुछ सालों से वो किसी टीम को जो है ना मोरली या जो समझ ले एथिकली जो चीज़ को लेकर चलना चाहिए था, चूँकि एक जेंटलमैन गेम है, वो किसी को लिफ्ट ही नहीं करा रहे। अभी आपने जिक्र किया ना, हाथ नहीं मिला रहे हैं, इनामात नहीं ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्रिकेट में नहीं चल सकती है। आप दुनिया की अगर हिस्ट्री उठा कर देखते हैं तो कुछ कुछ अर्सा टाइम मिलता है। इंडिया का अगर अच्छा टाइम चल रहा है तो उस टाइम को उन्होंने जिस तरीके से कैपिटलाइज किया, वो अच्छा इमेज नहीं छोड़ा। अब जिस तरीके से हारी है, आप बताया ना, आयरलैंड से 2 मैच हार गए, उसके बाद अगली सीरीज भी हार गए, तो उनकी जो सोच है उसके मुताबिक उनको रिजल्ट मिल रहा है। तो क्रिकेट एक ऐसा गेम है, किसी का भी नहीं होता है। कोच आप कैसे देख रहे हैं? अली भाई, सच बात तो ये है कि जिससे इंडिया की टीम है, जिस तरह उनके प्लेयर है, मैंने देखते जितना टीवी पे मौका लगता है देखने का, प्लेयर ही ऐसे हैं, बॉलिंग इतनी एक्यूरेसी वाली करते हैं, चाहे टी20 हो, वनडे हो, या इनफैक्ट टेस्ट मैच भी हो, वो परफेक्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और टीम इस्टेब्लिश है उनकी, और एक एक नंबर के 2 से 3 प्लेयर मौजूद है, और जिस तरीके से वो प्लेयरों को यूटिलाइज कर रहे हैं, ये तो बहुत ही शानदार काम है। और जहाँ कोचिंग का रोल है, डेफिनेटली फ़र्क पड़ता होगा, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं, मगर वो टीम ही इतनी मजबूत है
और आईपीएल खेलने के बाद तो वो प्लेयर ही कुछ बदल जाते हैं, सडनली बदल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इमरान यूसुफ जई साहब, एक जिस तरह भी इन्होंने कहा टीम बहुत अच्छी है, लेकिन गौतम गंभीर आपको लगता है कहीं कहीं अननेसेसरी चेंजेस भी कर रहे हैं? अभी जो इत्तलात आ रही है वो ये है कि शायद रोहित शर्मा को भी जो है वो अब रेस्ट दे दिया जाए और जो है शुभमन गिल की शायद या तो जायसवाल या फिर अभिषेक शर्मा है, उनका कोई नया ओपनिंग पेयर जो आजमाया जाए। रोहित शर्मा को अभी रेस्ट देना आप समझते हैं टीम इंडिया के लिए सूदमंद होगा? देखिए, रोहित शर्मा वाकई में एक बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट का, और विराट कोहली, ये दोनों बहुत बड़े नाम है। और मेरे ख्याल से अभी तक कम से कम इंडिया के पास इनका कोई मुतबादिल मुझे तो नजर नहीं आ रहा, शायद इनके पास ऐसा कोई मुतबादिल होगा भी नहीं। देखिए, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैं अंसारी साहब की बात से यहाँ पर थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा कि आईपीएल खेलने के बाद इनका जो मोराल है वो हाई जरूर होगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर की सूरत हाल है। अगर आप इनको देखें तो 2026 में अभी तक T20 जो मैचेस खेले हैं इंडिया ने, 21 मैचेस खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 12 जीते हैं और 8 मैच उन्होंने हारे हैं। ओवरऑल तो ये बड़ी अच्छी चीज लगती है, लेकिन अगर आप इनको डिवाइड करें होम और अवे के ऊपर, तो इंडिया ने जो इंडिया के अंदर मैचेस खेले हैं 14 खेले हैं, 12 जीते हैं। और इंडिया से बाहर जाने के बाद, यानी आयरलैंड और इसकी जो सीरीज है इंग्लैंड की, तो 7 मैच खेले हैं, 7 में एक भी नहीं जीता उन्होंने। एक मैच सिर्फ जो है वो बारिश की वजह से नो रिजल्ट रहा है। इंग्लैंड से उन्होंने 4 मैचेस हारे हैं, आयरलैंड से उन्होंने 2 मैचेस हारे हैं। अब आप सोचिए, आयरलैंड जैसी टीम ने उनको व्हाइट वॉश किया है, और ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है आयरलैंड के लिए भी और इंडिया के लिए भी। तो मेरे ख्याल से आईपीएल उनके लिए अच्छी जरूर है। अच्छा इमरान भाई, मुझे ब्रेक पे जाना है। जाते थे आखिरी मेरा सवाल है कि जो आईसीसी है वो इस वक्त उसका कोई फोकस नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान चाहे विमेन में हो चाहे मैन में हो कि आपस में एक दूसरे के हाथ मिलाएं, लेकिन आईसीसी के जो दोनों हाथ हैं वो एक इंडिया के पॉकेट में और एक पाकिस्तान के पॉकेट में, कि जितना पैसा जो इनके पॉकेट से निकाल सकें वो निकालें। तो हाथ मिलाने के बजाय उनका जो ध्यान है वो हाथ से पैसे बटोरने पे ज्यादा ध्यान है। जी बिल्कुल, यकीनन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये इसलिए कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उनको फोकस जो है उनका सिर्फ पैसे जमा करने के ऊपर है, और ये भी उनको अच्छी तरह से पता है कि इंडिया और पाकिस्तान से कि एक मैच से जितना रेवेन्यू जनरेट होता है, मेरे ख्याल से अच्छे बड़े इवेंट्स के पूरे टूर्नामेंट से या पूरी सीरीज से इतना रेवेन्यू वो जनरेट नहीं कर पाते जितना इंडिया और पाकिस्तान के एक मैच से करवाते हैं। तो वो जाहिर सी बात है, वो उनको एक मौका मिल रहा है कि वो आईसीसी का जो फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, जो उसमें तब्दीलियां ला रहे हैं, तो उसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान का एक मैच ज्यादा होगा। उसका आईसीसी को तो फायदा जरूर होगा, लेकिन पाकिस्तान को मेरे ख्याल से इतना ज्यादा उसका फायदा नहीं होगा। और पाकिस्तान को फिर इस हिसाब से अपनी डिमांड रखनी चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच इजाफी रखना चाह रहे हैं और इस फॉर्मेट में तब्दीली करना चाह रहे हैं, तो फिर उसका रिजल्ट या उसका कम से कम कोई आउटपुट पाकिस्तान को भी दें। मतलब फिर ये पाकिस्तान को कहना चाहिए कि भाई हम जीतें या हारें, हमें हिस्सा में ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि जीतने की उम्मीद तो अब रही नहीं है इतनी ज्यादा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करें छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जी स्पोर्ट्स की एक खासियत ये भी है कि जी स्पोर्ट्स जहाँ पे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को कवर करता है, वहाँ पे ग्रास रूट स्पोर्ट्स को भी जी स्पोर्ट्स की जीनत बनाया जाता है। गुज़िश्ता दिनों कराची में पाकिस्तान की मारूफ स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर शाहिदा शुएब रिजवी साहब के नाम से एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, और इस टूर्नामेंट के फाइनल में सिंध पुलिस और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह क्रिकेट क्लब फाइनल में पहुँचने में कामयाब हुए। इस टूर्नामेंट के मुंतज़मीन में कुछ ऐसे नाम मौजूद थे जो एक तवील अरसे से ग्रास रूट के क्रिकेट के हवाले से काम कर रहे हैं, कोचिंग के हवाले से काम कर रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त तबस्सुम आफ्ताब साहब और इकरामुल्ला साहब के नाम मौजूद हैं कि जो मुसलसल जो है वो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं और अपनी कोचिंग के जरिए नया टैलेंट जो है वो प्रोवाइड भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस टूर्नामेंट की जो तकरीब तकसीम इनामात थी उसमें शुएब मोहम्मद साहब मौजूद थे और साथ साथ जमील साहब मौजूद थे जो मुस्लिम लीग काफ के बड़े सरगर्म रहनुमा हैं। इसके अलावा बहुत सारे अमायदीन शहर भी वहाँ पर मौजूद थे। खुद अमीरुद्दीन अंसारी साहब ने इस जो फाइनल था उसको रौनक बख्शी। शुएब मोहम्मद साहब इस टूर्नामेंट के जो चीफ गेस्ट थे, डॉक्टर इमरान अली शाह वहाँ पर मौजूद थे, निज़ाम साहब मौजूद थे जो पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से बहुत ज़्यादा फाल है, और जो कमेंट्री के हवाले से, जो ग्राउंड कमेंट्री के हवाले से निज़ाम साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, वो वहाँ पे मौजूद थे। मुसरत रज़ा साहब थे कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जोन 4 से। इसके अलावा कई सहाफ़ी, शाहिद अली खान साहब जैसे सहाफ़ी भी वहाँ पे मौजूद थे, जावेद इकबाल भी वहाँ पे मौजूद थे। तो बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जो है अपनी मौजूदगी से रौनक बख्शी। इस टूर्नामेंट के हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। कराची में साबिक कंट्रोलर और प्रोड्यूसर पाकिस्तान टेलीविजन शाहिदा शुएब रिजवी की खिदमात के अतराफ में उनके नाम से
रमज़ान कप क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद इमरान अली शाह ने कहा कि शाहिदा शुएब रिजवी ने PTV के जरिए न सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर खेलों को भी शानदार लाइव कवरेज दी, जिस पर वो भरपूर खराजे तहसीन की मुस्तहिक हैं। इस मौके पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद, एंकर अली सलमान, अमीरुद्दीन अंसारी समेत मुतादिद शख्सियात ने भी उन्हें खराजे तहसीन पेश किया। शाहिदा शुएब रिजवी ने ऑर्गेनाइजर्स और मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि खेलों के फरोग के लिए की गई खदमात की ये पजीराइयाँ उनके लिए बाइसे एहसास हैं। शाहिदा शुएब रिजवी ने ऑर्गेनाइजर इकरामुल्लाह और तबस्सुम आफ्ताब की काविशों और उनके नाम से टूर्नामेंट करवाने और तमाम मेहमानों की आमद पर बेइंतहा शुक्रिया अदा किया। इफ्तिताही T20 मैच में सेंट पुलिस ने IK सुपर किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। नाज़रीन, रिपोर्ट थी इस टूर्नामेंट के हवाले से, और इस टूर्नामेंट की जो तकसीम इनामात थी उसमें हॉकी स्टार माहिया सिद्दीकी भी वहाँ पे मौजूद थी। अमीरुद्दीन साहब, आप भी वहाँ पे मौजूद थे। ये कितना अच्छा जेस्चर है कि इस तरह के नामों से कि जो स्पोर्ट्समैन, माजी के स्पोर्ट्समैन और हाल के ब्रॉडकास्टर, उनके एजाज़ में तकरीब हुई। अली भाई, ये तो एक आउटस्टैंडिंग काम है। मैं समझता हूँ कुछ जुनूनी किस्म के लोग हैं। जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी तब से तबस्सुम आफ्ताब भाई को मैं देखता हूँ जहांगीर रोड की तरफ से। फिर इकरामुल्लाह भाई, जब से एओ क्रिकेट क्लब या एओ में जो इतनी एक्टिविटी हुई है उस पर इकरामुल्लाह का नाम बहुत ही बड़ा नाम था। हर एक्टिविटी वो शामिल तबस्सुम आफ्ताब भी उनके साथ साथ ही जी, तबस्सुम आफ्ताब। तो ये कुछ जुनूनी किस्म के लोग हैं। आजकल के दौर में टूर्नामेंट कराना इतना आसान काम नहीं होता, खास तौर पर टफ पे आपको मैच कराना है तो बहुत ही महंगा काम है। और जिस तरीके से इस लगन से तबस्सुम आफ्ताब और इकरामुल्लाह भाई और भी बहुत सारी टीमें भी खेलती है, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। आउटस्टैंडिंग बात है। ये क्रिकेट के हिस्से में नहीं है, जो हमारी डोमेस्टिक जो क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट, उसमें नहीं, उसके अलावा स्पेस निकाल के टूर्नामेंट कराना बहुत बड़ी काबिल तहसीन बात है। देखिए अमीरुद्दीन साहब, जिस तरह शुएब मोहम्मद साहब आए, आप जैसे बड़े क्रिकेटर वहाँ पे मौजूद थे, शाहिदा शुएब रिजवी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग का एक बड़ा नाम है, बहुत सारे बल्कि हज़ारों उन्होंने जो लाइव मैचेस कवर भी किए हैं, हज़ारों उन्होंने शोज़ भी किए हैं, तो उनको ऑनर देने का जो ये सोच है वो किस हद तक आप देख रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी बैडमिंटन की और हॉकी की बड़ी ज़बरदस्त अपने दौर की प्लेयर रही हैं। जी बिल्कुल, यही तो इकरामुल्लाह साहब की जो इनकी पूरी टीम है, तबस्सुम आफ्ताब भाई समेत, ये खाली इनके लिए इन्होंने तकरीबन जो फॉर्मर हमारे लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए भी इवेंट कराते हैं, टूर्नामेंट कराते हैं। जैसे हमारे अमीर अकरम भाई हैं, जुनैद गफूर साहब हैं, रियाजुद्दीन साहब मरू हो गए, और जो लिविंग लीजेंड उनके नाम पे भी कराते हैं। ये बहुत ही मतलब पहले इस किस्म की अली एक्टिविटी जो है ना हर लोग करते थे अपने जाने वाले लोगों के लिए या जिनकी खिदमत है उनके नज़र टूर्नामेंट होते थे, उनको याद रखा जाता था। तो ये अब मेरे ख्याल से कराची में चंद ही लोग रह गए हैं जिसमें इकरामुल्लाह जो और एक अच्छी चीज़ है अमीरुद्दीन साहब के अब के ज़िंदगी में जो है वो ऑनर दिया जा रहा है, और एक बड़ी अच्छा जेस्चर है, और मैडम शाहिदा शुएब रिजवी इसको डिजर्व भी करती हैं, क्योंकि उन्होंने जो स्पोर्ट्स में गया यकीनी तौर पे वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। लेकिन साथ साथ जहां हम कराची में एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पूरे पाकिस्तान के स्पोर्ट्स की न्यूज़ को अपने शो का हिस्सा बनाते हैं। पेशावर में एक तकरीब हुई एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के एजाज़ में, जहाँ पे गवर्नर KP जनाब फैसल कुंदी साहब भी मौजूद थे, और साथ साथ हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट इमरान यूसुफ जई साहब भी उस तकरीब को रौनक बख्शने के लिए मौजूद थे। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। तकरीब से खिताब में गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि कौमी क्रिकेट टीम के निस्फ से जायद खिलाड़ियों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, मगर सूबे में फर्स्ट क्लास मायार का एक भी स्टेडियम नहीं। बुनियादी सहूलियात की कमी के बाइस हमारे खिलाड़ी आलमी सतह पर जल्द बाहिर हो जाते हैं। आज आप देखें, अभी क्रिकेट के आधी से ज्यादा टीम का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। पेशावर ज़ल्मी वाले भी पिछले जब आए थे पेशावर, मुझे बताया था कि आधे से ज़्यादा प्लेयर हमारे जो हैं वो उनका KP से ताल्लुक है। इनका मजीद कहना था कि जान शेर खान के बाद स्क्वाश का कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया, और कौमी खेल हॉकी भी जवाल का शिकार है। खेलों के मैदान आबाद करने से ही सूबे में अमन और मुस्बित सरगर्मियाँ फरोग पाएंगी। हमने जान शेर खान के बाद कोई स्क्वाश का प्लेयर पैदा किया, 16 साल हमने हुक्मरानी की स्क्वाश के ऊपर, आज हमारी क्या पोजीशन है। कौमी खेल को तो आप छोड़ दें कि कौमी खेल को तो कोई नाम नहीं देते, कहते यार हॉकी क्या चीज़ है, हर कोई कहते हैं यार क्रिकेट है उसमें पैसे हैं इसलिए करें। कौमी खेल का हमने जो हशर किया वो भी आपके सामने है। गवर्नर ने खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर जोर दिया है ताकि बासलाहियत नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अरशद डार, GTV न्यूज़, पेशावर। जी नाज़रीन, आपने पेशावर के हवाले से रिपोर्ट देखी। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि जहां पर कंट्रोवर्सीज जो है वो मुसलसल सामने आ रही हैं। अभी तौफीक उमर ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने आकिब जावेद को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप 25-25 लाख रुपए जो है वो सैलरी ले रहे हैं, वेजेस ले रहे हैं, लेकिन रिजल्ट उस तरह से सामने नहीं आ रहे। और जबकि दीगर जो कोचेज़ हैं, फॉर्मर प्लेयर्स हैं, उनको आप बहुत ही कम जो है वो उनकी मेहनत का सिला दे रहे हैं। अमीरुद्दीन साहब, आपको लगता है कि जो फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, जिस तरह भी तौफीक उमर ने कहा कि आप खुद 25 लाख रुपए ले रहे हैं, हमें 3-3 लाख रुपए की ऑफर कर रहे होते हैं, आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ा गैप है कि जिससे पाकिस्तान क्रिकेट भी नीचे जा रही है और फिर रिजल्ट भी सामने नहीं आ रहे हैं? या वैसे तो मतलब हर पाकिस्तानी और जो क्रिकेट से लव करते हैं वो टीम की परफॉर्मेंस देख करके डेफिनेटली इल्ज़ाम फिर टीम मैनेजमेंट पर आ जाता है। और कोई भी अगर कोच है या मैनेजमेंट का हिस्सा है, और अगर मैं ही समझता हूँ क्रिकेट में अगर वो कोई यू टर्न मारता है तो इसका मतलब वो फेलियर है। तो फिर आपके पास गुंजाइश है, पाकिस्तान की टीम है, किसी इंडिविजुअल की टीम नहीं है। और जो हशर अभी हुआ है, हम जैसे किसी बांग्लादेश से आ रहे, अभी शान मसूद की इतनी बात होती है कि 16 टेस्ट में से 14-12 कितने मैच हार गए वो सारे। मतलब इस तरीके से आप अपनी, तो उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो टीम को चला रहे हैं, जो डिसीजन लेते हैं। लेकिन आपने इतने से क्रिकेट खेली भी है माशाल्लाह, और एक मुश्किल एरा में 90s का एरा सबसे मुश्किल एरा था पाकिस्तान क्रिकेट का। फिर आप माशाल्लाह 22 साल मैच रेफरी भी रहे, आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑनर भी किया आपके रिटायरमेंट के मौके पर। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये क्रिकेट का स्टैंडर्ड है हमारा? जो विमेंस में हमने देखा कि अभी हम एक भी मैच नहीं जीत सके विमेंस में, साथ साथ मेंस के अंदर कभी हम अमेरिका से हार जाते हैं, कभी हम बांग्लादेश से अपने होम ग्राउंड पर हार जाते हैं। ये स्टैंडर्ड है हमारा क्रिकेट का? अरे भाई बिल्कुल ये स्टैंडर्ड नहीं है। और हम समझ लें लक्की है या हमारे अनलक्की है कि हमने टॉप क्वालिटी क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट में देखी है। हमने टॉप क्वालिटी क्रिकेट जो T20 की बात करते हैं वो कराची में खेली है, और एक दफ़ा नहीं खेली है, सालों चली है, चाहे नाज़ाबाद सुपर का हो, जेम खाना का हो, आगा खान जेम खाना का हो। हम वो लोग हैं, और हमारे पूरे पाकिस्तान से लोग खेलने आते थे। और अब जो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करते हैं, क्वालिटी क्रिकेट या किसी फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट से खेलना एक ख्वाब होता था प्लेयर का। आज पाकिस्तान टीम में जिस तरीके से अभी आप देखें इंडक्शन हो रही है, 2 मैचों के बाद उसकी जगह ही पक्की हो जाती है, और 4 मैचों के बाद वही प्लेयर बाहर हो जाता है। अभी हमारे जितने भी प्लेयर हैं, इसमें से आप बता दें बाबर के अलावा, अगर बाबर परफॉर्मेंस नहीं करें, कल यही लोग बाबर को भी बिठा देंगे। उठाने की कोशिश की गई है उनको, जो इतनी परफॉर्मेंस है। और लेकिन हमारी कंसिस्टेंसी आपको नजर आती है। एक तरफ हम कहते हैं कि डेटा के ऊपर टीम बनेगी, अगर डेटा पे टीम बनती है तो शाहनवाज धानी क्यों नहीं है, फिर साकिब खान जो फास्ट बॉलर है वो क्यों नहीं है, और फिर उमर खान जो कराची के फास्ट बॉलर है वो क्यों नहीं है? क्या वाकई डेटा पे टीम बन रही है? उबैद शाह कैसे ले जा रहे हैं? ये बात जो है ना, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अननेचुरल है हमारे मुल्क के हिसाब से। ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, और ट्रक की बत्ती के पीछे फिर वही आपने वही यू टर्न मार दिया। जब आपने कहा डेटाबेस है, तो डेटाबेस पे भी नहीं आ रहे पूरे आप। फिर आप नेचुरल परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बात करते हैं तो उस पर भी नहीं आ रहे। एक भी प्लेयर कंफर्म नहीं है ना 11 में खेलेगा या जब पाकिस्तान की टीम है, अली भाई जितने अरसे से पाकिस्तान टीम खेलती है, तो जो 10 या 8, 9, 10 लड़के होते हैं वो रेगुलर 4-5 साल खेल जाते हैं। यहाँ तो किसी एक प्लेयर की, इनफैक्ट बाबर के साथ भी अनस्टेबिलिटी मौजूद है। तो आप कैसे तवक्को करेंगे, या जो लोग डिसीजन मेकर लेकिन जब आपका हेड कोच या आपका एनसीए का डायरेक्टर ये कह रहा है कि 5 में से हम 1 मैच भी जीत जाए तो बहुत है, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपके एक कैटेगरी को पिछले कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्लेयर ही नहीं था, तो आप खुद ये बात मान रहे हैं कि आपकी क्रिकेट नीचे जा रही है? अरे ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर है। ये स्टेटमेंट जो है ना कि अगर आप पहले से हारेंगे, आप ऑफिशियल है, आप जिम्मेदार हैं, तो मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इस बात पर एक्शन क्यों नहीं लिया, उनकी सर्दिश क्यों नहीं की। छोटी छोटी बातों पर इनफैक्ट कि आपके पास फॉरन एक्सप्लेनेशन लेटर आ जाता है, और लोग बातें हैं इतनी बड़ी बात, इतनी अहम बात है, हम कैसे। अच्छा मुझे पता है कि टीम शायद वीक है, सही ना, अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, मगर मुझे ये तवक्को हमेशा से रहती है कि पाकिस्तान टीम तो जीतेगी। मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्रिकेट रिलेटेड जो पाकिस्तान को जानते हैं कि पाकिस्तान हारेगा, मगर फिर भी कहते हैं जीतेगा पाकिस्तान। तो आप अगर ऑफिशियल है, उसके बाद आप ये बात करें। सर आखिरी मेरा सवाल है, मोहम्मद वसीम ने एक स्टेटमेंट दिया कि क्रिकेट खेलनी है तो लाहौर आ जाओ। शाहनवाज धानी को उन्होंने एक मैसेज दे दिया। मोहम्मद वसीम जो मुख्तलिफ ओहदों पर रह चुके हैं, अगर वो ये बात कर रहे हैं तो फिर आपकी क्रिकेट कहाँ खड़ी हुई है? हैरान कुन तौर पर किस तरफ लेके जा रहे हैं हमारे फॉर्मर क्रिकेटर, हमारे प्लेयर को। डिग्निटी वाला खेल है, आप उसको किस तरीके से बातें कर रहे हैं कि ये लाहौर कराची, जबकि आपने सारे मज़े तो ले लिए। मज़े लेने के बाद जब आप बाहर हो गए तो आप इस किस्म की बातें करते हैं जो कि किसी भी अखलाकियत तौर पर काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान हमारा प्राइड है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक वाहिद चीज़ है जिसपे पूरी कौम मुत्तहिद है। आप किस किस्म की बातें करते हैं? ऐसे लोगों को तो क्रिकेट से बहुत दूर रखना चाहिए। और जितने इनको मौके दे दिए गए, कभी चीफ सिलेक्टर, कभी कुछ, सारे काम तो इनको आते हैं। ये पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं। थैंक यू सो मच, आपने बात बड़ी जबरदस्त किया, लेकिन वक्त खत्म हो गया कि जो लोग ऐसे लोगों को क्रिकेट से दूर रखने की बातें कर रहे होते हैं, जब ये क्रिकेट से
तो वही लोग अपने स्टूडियोज में इनके लिए कुर्सियां लगा रहे होते हैं कि आए आप बैठे हमारे साथ बैठ के शोज करें। तो ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जो तनकीद तो कर रहे होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे, जब यही लोग सिस्टम से बाहर होते हैं तो अपने स्टूडियोज में उनको बिठा के जो है वो मौजूद मेहमान बना के पेश भी कर रहे होते हैं। आज के लिए बस इतने, इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था, लेकिन चूंकि कल हमारा शो होगा नहीं और हम अपनी GTV की फैमिली को भूलते नहीं है, तो कल हमारी को एंकर हैं सैर फातिमा अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रही हैं। तो मेरी जानिब से, मेरी प्रोडक्शन टीम की जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से सैर फातिमा आपको सालगिरह की बहुत बहुत पेशगी मुबारकबाद। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को, अमीरुद्दीन अंसारी साहब, इमरान यूसुफ जई साहब और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।